संजय दत्त का जीवन केवल फिल्मों की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि भावनात्मक उतार चढ़ाव, प्रेम, टूटन और रिश्तों की लगातार खोज की एक गहरी मानवीय कहानी भी है। महान अभिनेता सुनील दत्त और प्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस के घर जन्म लेने के कारण उनके जीवन की शुरुआत ही प्रसिद्धि और अपेक्षाओं के बीच हुई। बाहर से सब कुछ चमकदार दिखाई देता था, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में उन्हें अकेलेपन, असुरक्षा और नशे की समस्याओं से भी जूझना पड़ा। इसी भावनात्मक अस्थिरता ने कई बार उन्हें रिश्तों में सुकून तलाशने के लिए प्रेरित किया और समय के साथ उनका नाम कई प्रेम संबंधों से जुड़ता गया। अपने शुरुआती फिल्मी दौर में उनका नाम अभिनेत्री टीना मुनीम के साथ जुड़ा। फिल्म रॉकी के समय दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ीं और ये रिश्ता उस दौर में काफ़ी चर्चित रहा। ये संजय दत्त के जीवन का एक ऐसा चरण था जब वे करियर, भावनाओं और व्यक्तिगत संघर्षों के बीच संतुलन खोजने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि परिस्थितियों, करियर के दबाव और उनके व्यक्तिगत संघर्षों के कारण ये रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सका और धीरे धीरे दोनों अलग हो गए। इसके बाद उनके जीवन में कई और रिश्तों की चर्चाएं सामने आती रहीं। बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों के साथ उनका नाम जोड़ा गया और अक्सर मीडिया में ये कहा गया कि संजय दत्त का व्यक्तित्व भावनात्मक रूप से बहुत तीव्र है। वे रिश्तों में गहराई से जुड़ते हैं, लेकिन जीवन की उथल-पुथल कई बार उन रिश्तों को स्थिर नहीं रहने देती। यही कारण था कि उनके जीवन में प्रेम बार बार आया, लेकिन स्थायी रूप लेने में समय लगा। उनकी पहली शादी अभिनेत्री ऋचा शर्मा से हुई। ये रिश्ता उनके जीवन में स्थिरता लाने की उम्मीद लेकर आया था, लेकिन दुर्भाग्य से ऋचा शर्मा गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गईं और कुछ ही वर्षों बाद उनका निधन हो गया। ये घटना संजय दत्त के जीवन में एक गहरा भावनात्मक झटका साबित हुई। इस रिश्ते से उनकी एक बेटी त्रिशला दत्त हुई, जो बाद में अमेरिका में पली बढ़ी। इसके बाद संजय दत्त ने दूसरी शादी मॉडल और एयर होस्टेस रिया पिल्लई से की। शुरुआत में ये रिश्ता बहुत मजबूत दिखाई देता था, लेकिन समय के साथ दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी और अंततः उनका तलाक हो गया। ये दौर संजय दत्त के जीवन में कानूनी समस्याओं और व्यक्तिगत संघर्षों का भी था, जिसने उनके वैवाहिक जीवन को प्रभावित किया। काफी उतार चढ़ाव के बाद संजय दत्त के जीवन में अभिनेत्री और उद्यमी मान्यता दत्त आईं। उनसे विवाह के बाद उनके जीवन में अपेक्षाकृत स्थिरता आई और ये रिश्ता उनके जीवन का सबसे संतुलित चरण माना जाता है। इस विवाह से उनके जुड़वां बच्चे भी हैं और परिवार के साथ बिताया गया ये समय उनके जीवन के कठिन वर्षों के बाद एक नई शुरुआत जैसा रहा। संजय दत्त की जीवन कहानी ये दिखाती है कि प्रसिद्धि और सफलता के बावजूद इंसान भावनात्मक रूप से कितना संवेदनशील और असुरक्षित हो सकता है। उनके अनेक रिश्तों की चर्चा केवल गॉसिप नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की कहानी भी है जो बार बार प्यार, अपनापन और स्थिरता की तलाश करता रहा। उनके जीवन में प्रेम कई रूपों में आया, कभी उत्साह बनकर, कभी दर्द बनकर और अंततः एक ऐसे अनुभव के रूप में जिसने उन्हें जीवन की गहरी सीखें दी। संजय दत्त की जन्म कुंडली का अध्ययन करते समय ये समझना आवश्यक है कि ज्योतिष जीवन को समझने का एक सूक्ष्म और गहन माध्यम है। 29 जुलाई 1959 को शिमला में जन्मे संजय दत्त के जीवन में रिश्तों को लेकर जो चर्चाएं और जिज्ञासाएं सामने आती रही हैं, वे स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न उठाती हैं कि क्या उनकी कुंडली में ऐसे संकेत मौजूद हैं जो भावनात्मक जटिलताओं या अनेक संबंधों की प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हों। एक विद्यार्थी के रूप में जब हम इस विषय को देखने का प्रयास करते हैं, तो हमारा उद्देश्य किसी के निजी जीवन पर निर्णय देना नहीं होता, बल्कि ये समझना होता है कि ज्योतिषीय सिद्धांत किस प्रकार जीवन की घटनाओं और मानवीय प्रवृत्तियों के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ये भी स्मरण रखना आवश्यक है कि ज्योतिष में किसी भी निष्कर्ष की गहराई बहुत हद तक ज्योतिषी की क्षमता, अनुभव और दृष्टि पर निर्भर करती है। अलग अलग ज्योतिषी एक ही कुंडली को विभिन्न दृष्टिकोणों से देख सकते हैं और उनके निष्कर्ष भी भिन्न हो सकते हैं। इसलिए किसी भी विश्लेषण को अंतिम सत्य मानने से बजाय उसे एक अध्ययन, एक संभावना और एक दृष्टिकोण के रूप में ही देखना अधिक उचित होता है। इसी भावना के साथ ये प्रयास किया जा रहा है कि संजय दत्त की कुंडली को एक उदाहरण के रूप में लेकर ये देखा जाए कि क्या ग्रहों की स्थिति, भावों के संबंध और ज्योतिषीय सिद्धांत हमें रिश्तों के विषय में कुछ संकेत प्रदान करते हैं। उनका जीवन स्वयं एक नाटकीय और भावनात्मक यात्रा रहा है, जहां प्रसिद्धि, संघर्ष, प्रेम, विच्छोह और पुनः उठ खड़े होने की कहानी एक साथ दिखाई देती है। ऐसी जीवन यात्राएं अक्सर ज्योतिष के विद्यार्थियों को ये सोचने के लिए प्रेरित करती हैं कि क्या ग्रहों की चाल और जीवन की घटनाओं के बीच कोई सूक्ष्म संबंध खोजा जा सकता है। अतः ये पूरा अध्ययन केवल एक शैक्षणिक प्रयास है, एक जिज्ञासु दृष्टि से किया गया अवलोकन, जिसका उद्देश्य ज्योतिष के सिद्धांतों को समझना और परखना है। किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में अंतिम निष्कर्ष निकालने से पहले व्यापक अध्ययन, अनुभव और
अनेक सिद्धांतों की गहराई से परीक्षा आवश्यक होती है। यही कारण है कि इस प्रयास को एक विनम्र अध्ययन के रूप में ही देखा जाना चाहिए, जहां हम ज्योतिष के माध्यम से जीवन की कुछ संभावित परतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लग्न कुंडली में वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो लग्न उदित है, जिसका स्वामी मंगल है। मंगल का दशम भाव सिंह राशि में शुक्र के साथ स्थित होना व्यक्तित्व में ऊर्जा, साहस और सामाजिक रूप से प्रभावशाली उपस्थिति का संकेत देता है। ये स्थिति कार्यक्षेत्र में सक्रियता, नेतृत्व क्षमता और आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान कर सकती है, क्योंकि मंगल कर्म भाव में शक्ति देता है और शुक्र उसमें सौंदर्य, आकर्षण तथा सामाजिक संपर्कों को बढ़ाता है। इस कारण जातक का व्यक्तित्व ऐसा हो सकता है जो लोगों को सहज रूप से आकर्षित करता है और सामाजिक या व्यावसायिक जीवन में लोगों से संपर्क स्थापित करने की क्षमता रखता है। सप्तम भाव में चंद्रमा का वृषभ राशि में उच्च का होना दाम्पत्य और संबंधों के विषय को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है और जब वह सप्तम भाव में उच्च का होता है तो व्यक्ति के मन में संबंधों के प्रति गहरी संवेदनशीलता और भावनात्मक जुड़ाव की प्रवृत्ति दिखाई दे सकती है। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि व्यक्ति संबंधों के माध्यम से मानसिक संतुलन और भावनात्मक संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। द्वितीय भाव में धनु राशि का शनि जीवन में जिम्मेदारी और व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। द्वितीय भाव परिवार, वाणी और संस्कारों से भी जुड़ा होता है, इसलिए शनि यहाँ व्यक्ति को गंभीरता और जीवन के व्यावहारिक पक्ष को समझने की प्रवृत्ति दे सकता है। इस भाव का स्वामी गुरु 12वें भाव में तुला राशि में स्थित है, जिससे ये संकेत मिलता है कि जीवन में विचारधारा, दर्शन और अनुभवों के माध्यम से व्यक्ति का दृष्टिकोण विकसित हो सकता है। नवम भाव में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग बन रहा है। ये योग बुद्धि, विश्लेषण क्षमता और ज्ञान के प्रति रुचि को दर्शाता है। इससे जातक में दार्शनिक सोच, अध्ययन की प्रवृत्ति और जीवन को समझने की इच्छा दिखाई दे सकती है। एकादश भाव में राहु और पंचम भाव में केतु का होना जीवन में अनुभवों की विविधता और कभी-कभी अप्रत्याशित घटनाओं की संभावना की ओर संकेत करता है। अब यदि नवांश कुंडली को देखा जाए तो उसमें कन्या लग्न उदित है, जो एक द्विस्वभाव राशि है। द्विस्वभाव राशियों का स्वभाव परिवर्तनशील माना जाता है। वे परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग दिशाओं में अनुभव लेने की प्रवृत्ति रखती हैं। इस नवांश में शनि और गुरु दशम भाव में स्थित हैं, शुक्र नीच का सूर्य और केतु द्वितीय भाव में, चंद्रमा पंचम भाव में, वक्री बुध षष्ठ भाव में, राहु अष्टम भाव में तथा नीच का मंगल एकादश भाव में स्थित है। इस प्रकार नवांश में कई ग्रह संबंधों, अनुभवों और सामाजिक संपर्कों को सक्रिय करते दिखाई देते हैं। जैमिनी सिद्धांतों के आधार पर यदि द्विस्वभाव राशि में राहु केतु का प्रभाव हो और उसी संरचना में घाती कारक यानी घटिका कारक का संबंध भी जुड़ जाए तो वह जीवन के उस क्षेत्र में असामान्यता या विशेष अनुभवों की संभावना को बढ़ा सकता है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि जन्म कुंडली में राहु कन्या राशि में स्थित है, जो स्वयं द्विस्वभाव राशि है, और नवांश ने भी वही कन्या राशि लग्न के रूप में उदित हो रही है। जब कोई राशि जन्म कुंडली और नवांश दोनों में प्रमुख रूप से सक्रिय होती है तो उसका प्रभाव जीवन में अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट हो सकता है। इस स्थिति में यदि उस राशि पर जैमिनी दृष्टि से गुरु की दृष्टि पड़ रही हो और वही गुरु सप्तम भाव का स्वामी भी हो तो संबंधों और दाम्पत्य के विषय में अनुभवों का विस्तार संभव हो सकता है। गुरु का स्वभाव विस्तार देने वाला माना गया है, इसलिए वह जिस विषय से जुड़ता है उसमें अनुभवों की व्यापकता ला सकता है। जब ये विस्तार राहु के प्रभाव के साथ जुड़ जाता है तो व्यक्ति के जीवन में संबंधों के क्षेत्र में विविध अनुभव या अलग-अलग चरण देखने को मिल सकते हैं। जैमिनी सिद्धांतों में ये भी कहा गया है कि जब राहु परिवर्तनशील राशियों में प्रभावी होता है तो वह उस क्षेत्र में नए और असामान्य अनुभवों की इच्छा उत्पन्न करता है। राहु की प्रकृति को दर्शाते हुए एक सिद्धांत कहा गया है, राहु स्थितो यत्र भावे तत्र विषयेषु अतृप्तताम ददाति। अर्थात राहु जिस भाव या विषय से जुड़ता है वहां अनुभवों की तीव्र इच्छा और कभी-कभी अतृप्ति की प्रवृत्ति उत्पन्न कर सकता है। इसी प्रकार गुरु के स्वभाव को लेकर कहा गया है, गुरुः विस्तार कारकः, अर्थात गुरु जिस विषय से संबंधित होता है उसमें वृद्धि, विस्तार और अनुभवों की व्यापकता ला सकता है। जब इन सभी संकेतों को एक साथ देखा जाता है, द्विस्वभाव राशि का प्रभाव, राहु की स्थिति, नवांश में उसी राशि का उदय, घाती कारक की भागीदारी और सप्तम भाव के गुरु की जैमिनी दृष्टि, तो ये समझ आता है कि जीवन में संबंधों का क्षेत्र अत्यंत सक्रिय हो सकता है।
राहु असामान्य आकर्षण और नए अनुभवों की प्रवृत्ति देता है, द्विस्वभाव राशि परिवर्तनशीलता दर्शाती है और गुरु उस अनुभव को विस्तार देता है। इस प्रकार इन संकेतों का संयुक्त प्रभाव ये दर्शा सकता है कि व्यक्ति के जीवन में संबंधों से जुड़े अनुभव विविध रूपों में प्रकट हो सकते हैं और कभी-कभी एक से अधिक महत्वपूर्ण संबंध या संबंधों के अलग-अलग चरण देखने को मिल सकते हैं। अतः ये पूरा अध्ययन केवल एक शैक्षणिक प्रयास है, एक जिज्ञासु दृष्टि से किया गया अवलोकन जिसका उद्देश्य ज्योतिष के सिद्धांतों को समझना और परखना है। किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में अंतिम निष्कर्ष निकालने से पहले व्यापक अध्ययन, अनुभव और अनेक सिद्धांतों की गहराई से परीक्षा आवश्यक होती है। यही कारण है कि इस प्रयास को एक विनम्र अध्ययन के रूप में ही देखा जाना चाहिए, जहां हम ज्योतिष के माध्यम से जीवन की कुछ संभावित परतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लग्न कुंडली में वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो लग्न उदित है, जिसका स्वामी मंगल है। मंगल का दशम भाव सिंह राशि में शुक्र के साथ स्थित होना व्यक्तित्व में ऊर्जा, साहस और सामाजिक रूप से प्रभावशाली उपस्थिति का संकेत देता है। ये स्थिति कार्यक्षेत्र में सक्रियता, नेतृत्व क्षमता और आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान कर सकती है, क्योंकि मंगल कर्म भाव में शक्ति देता है और शुक्र उसमें सौंदर्य, आकर्षण तथा सामाजिक संपर्कों को बढ़ाता है। इस कारण जातक का व्यक्तित्व ऐसा हो सकता है जो लोगों को सहज रूप से आकर्षित करता है और सामाजिक या व्यावसायिक जीवन में लोगों से संपर्क स्थापित करने की क्षमता रखता है। सप्तम भाव में चंद्रमा का वृषभ राशि में उच्च का होना दाम्पत्य और संबंधों के विषय को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है और जब वह सप्तम भाव में उच्च का होता है तो व्यक्ति के मन में संबंधों के प्रति गहरी संवेदनशीलता और भावनात्मक जुड़ाव की प्रवृत्ति दिखाई दे सकती है। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि व्यक्ति संबंधों के माध्यम से मानसिक संतुलन और भावनात्मक संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। द्वितीय भाव में धनु राशि का शनि जीवन में जिम्मेदारी और व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। द्वितीय भाव परिवार, वाणी और संस्कारों से भी जुड़ा होता है, इसलिए शनि यहाँ व्यक्ति को गंभीरता और जीवन के व्यावहारिक पक्ष को समझने की प्रवृत्ति दे सकता है। इस भाव का स्वामी गुरु 12वें भाव में तुला राशि में स्थित है, जिससे ये संकेत मिलता है कि जीवन में विचारधारा, दर्शन और अनुभवों के माध्यम से व्यक्ति का दृष्टिकोण विकसित हो सकता है। नवम भाव में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग बन रहा है। ये योग बुद्धि, विश्लेषण क्षमता और ज्ञान के प्रति रुचि को दर्शाता है। इससे जातक में दार्शनिक सोच, अध्ययन की प्रवृत्ति और जीवन को समझने की इच्छा दिखाई दे सकती है। एकादश भाव में राहु और पंचम भाव में केतु का होना जीवन में अनुभवों की विविधता और कभी-कभी अप्रत्याशित घटनाओं की संभावना की ओर संकेत करता है। अब यदि नवांश कुंडली को देखा जाए तो उसमें कन्या लग्न उदित है, जो एक द्विस्वभाव राशि है। द्विस्वभाव राशियों का स्वभाव परिवर्तनशील माना जाता है। वे परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग दिशाओं में अनुभव लेने की प्रवृत्ति रखती हैं। इस नवांश में शनि और गुरु दशम भाव में स्थित हैं, शुक्र नीच का सूर्य और केतु द्वितीय भाव में, चंद्रमा पंचम भाव में, वक्री बुध षष्ठ भाव में, राहु अष्टम भाव में तथा नीच का मंगल एकादश भाव में स्थित है। इस प्रकार नवांश में कई ग्रह संबंधों, अनुभवों और सामाजिक संपर्कों को सक्रिय करते दिखाई देते हैं। जैमिनी सिद्धांतों के आधार पर यदि द्विस्वभाव राशि में राहु केतु का प्रभाव हो और उसी संरचना में घाती कारक यानी घटिका कारक का संबंध भी जुड़ जाए तो वह जीवन के उस क्षेत्र में असामान्यता या विशेष अनुभवों की संभावना को बढ़ा सकता है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि जन्म कुंडली में राहु कन्या राशि में स्थित है, जो स्वयं द्विस्वभाव राशि है, और नवांश ने भी वही कन्या राशि लग्न के रूप में उदित हो रही है। जब कोई राशि जन्म कुंडली और नवांश दोनों में प्रमुख रूप से सक्रिय होती है तो उसका प्रभाव जीवन में अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट हो सकता है। इस स्थिति में यदि उस राशि पर जैमिनी दृष्टि से गुरु की दृष्टि पड़ रही हो और वही गुरु सप्तम भाव का स्वामी भी हो तो संबंधों और दाम्पत्य के विषय में अनुभवों का विस्तार संभव हो सकता है। गुरु का स्वभाव विस्तार देने वाला माना गया है, इसलिए वह जिस विषय से जुड़ता है उसमें अनुभवों की व्यापकता ला सकता है। जब ये विस्तार राहु के प्रभाव के साथ जुड़ जाता है तो व्यक्ति के जीवन में संबंधों के क्षेत्र में विविध अनुभव या अलग-अलग चरण देखने को मिल सकते हैं। जैमिनी सिद्धांतों में ये भी कहा गया है कि जब राहु परिवर्तनशील राशियों में प्रभावी होता है तो वह उस क्षेत्र में नए और असामान्य अनुभवों की इच्छा उत्पन्न करता है। राहु की प्रकृति को दर्शाते हुए एक सिद्धांत कहा गया है, राहु स्थितो यत्र भावे तत्र विषयेषु अतृप्तताम ददाति।
अर्थात राहु जिस भाव या विषय से जुड़ता है वहां अनुभवों की तीव्र इच्छा और कभी-कभी अतृप्ति की प्रवृत्ति उत्पन्न कर सकता है। इसी प्रकार गुरु के स्वभाव को लेकर कहा गया है, गुरुहु विस्तार कारकः, अर्थात गुरु जिस विषय से संबंधित होता है उसमें वृद्धि, विस्तार और अनुभवों की व्यापकता ला सकता है। जब इन सभी संकेतों को एक साथ देखा जाता है, द्विस्वभाव राशि का प्रभाव, राहु की स्थिति, नवांश में उसी राशि का उदय, घातिकारक की भागीदारी और सप्तम भाव के गुरु की जैमिनी दृष्टि, तो ये समझ आता है कि जीवन में संबंधों का क्षेत्र अत्यंत सक्रिय हो सकता है। राहु असामान्य आकर्षण और नए अनुभवों की प्रवृत्ति देता है, द्विस्वभाव राशि परिवर्तनशीलता दर्शाती है और गुरु उस अनुभव को विस्तार देता है। इस प्रकार इन संकेतों का संयुक्त प्रभाव ये दर्शा सकता है कि व्यक्ति के जीवन में संबंधों से जुड़े अनुभव विविध रूपों में प्रकट हो सकते हैं और कभी-कभी एक से अधिक महत्वपूर्ण संबंध या संबंधों के अलग-अलग चरण देखने को मिल सकते हैं। अतः ये पूरा अध्ययन केवल एक शैक्षणिक प्रयास है, एक जिज्ञासु दृष्टि से किया गया अवलोकन, जिसका उद्देश्य ज्योतिष के सिद्धांतों को समझना और परखना है। किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में अंतिम निष्कर्ष निकालने से पहले व्यापक अध्ययन, अनुभव और अनेक सिद्धांतों की गहराई से परीक्षा आवश्यक होती है। यही कारण है कि इस प्रयास को एक विनम्र अध्ययन के रूप में ही देखा जाना चाहिए, जहां हम ज्योतिष के माध्यम से जीवन की कुछ संभावित परतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं।